अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 11 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है हमारे पास औरंगज़ेब आलमगीर। और उससे रेलिवेंट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, वो हम मार्क करेंगे। अब आप लोग आ जाएँ बुक पर, पेज नंबर 54 और टॉपिक है आपके पास अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। सबसे पहले हम इसकी अर्ली लाइफ देखते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर शाहजहां का 3rd नंबर वाला सन था। आपने इसे प्रीवियस लेक्चर में उसके 4 सन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब आलमगीर। तो उन चारों में औरंगज़ेब का 3rd नंबर था और उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1618 AD। ये आप अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए। अर्ली एजुकेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसा कि मुग़ल्स का कस्टम चलता आ रहा था कि उनके जितने भी मुग़ल्स थे उनकी तलीम व तरबियत के लिए दुनिया भर से और मुल्क भर से अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स थे उनको बुलाया जाता था और वो इनकी जो है वो कोचिंग करते थे, इनकी ग्रूमिंग करते थे। इसी तरह से भी इसकी इब्तदाई तालीम इस तरह से मुकम्मल की गई। उसने अपनी जो है वो अर्ली लाइफ में अरबिक, पर्शियन और टर्किश लैंग्वेजेस जो थी उसमें महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा जो आर्ट्स ऑफ वार थे, वारफेयर, जैसे जंगी फ़नून होते हैं, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, उसमें भी इसने महारत हासिल कर ली थी और बहुत ज़्यादा मतलब ये माहिर और लायक था कि शाहजहां हमेशा से इसकी जो है वो तारीफ़ करता था। इसके अलावा इसने किंग बनने से पहले कुछ ऐसे मिलिट्री टास्क उसको मिले थे, कुछ एक्सपीडिशंस में उसने हिस्सा लिया था जिसमें उसने बड़ा अपना बहादुरी का जौहर दिखाया था। आपने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेंट्रल एशियन पॉलिसी में भी जब मुराद नाकाम हो गया था अपनी जल्दबाजी की वजह से, तो फिर शाहजहां ने औरंगज़ेब को भेजा था कि वो बल्ख और बदख्शां के इलाकों को फ़तह करें। तो उस तरह से अंदाज़ा तो हो ही रहा था उसकी जो है वो ब्रेवरी का कि वो इस काबिल है कि वो इजीली जो है कोई भी इस तरह के हालात जो है वो टैकल कर सकता है। इसके अलावा इसका एक माइंड सेट था, मतलब ये बाकी किंग्स के मुकाबले में थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा बिलीफ रखने वाला पर्सन था और सही वाला रिलीजन, मतलब अकबर की तरह नहीं। अकबर भी अपने तौर पे रिलीजियस था लेकिन वो इस्लाम से बाहर हो चुका हुआ था। उसने अपना एक नया दीन बना लिया था, दीन इलाही। ये भी आपने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया हुआ। इसका माइंड था कि किंग जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको किंगशिप मिलती है और वो अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होगा हर एक चीज़ के बारे में। यानी आवाम को जो है वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको मिली हुई है वो उसने पूरी करनी है। और उसमें वो क्या करता था कि आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो अपना मतलब पैसे भी नहीं खर्च करता था। मतलब जो कौमी ख़जाना उस टाइम होता था उसमें से वो एक पैनी भी नहीं था लेता, बल्कि ख़ुद से जो है वो टोपियाँ बनाता, कुरान पाक लिखता अपने हाथ से, उससे जो कमाई होती थी वो खर्च करता था। तो इंसाफ के मामले में भी अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद था। प्लस एक बुज़ुर्ग थे उस ज़माने के, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, बरसगीर की जो है वो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। उनका ये पैरोकार था और उनकी तालीमात को इसने अपनी दौर हुकूमत में नाफज किया था अपने पूरे मुल्क में। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास है डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द एज ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर का जो पूरा लाइफ स्पैन था उसमें हम देखते हैं कि उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और कौन कौन से स्टेजेस से वो गुजरा। उसकी पूरी लाइफ को अपनी आसानी के लिए हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो उसने जो है वो सारा का सारा सर्व कर दिया नॉर्दर्न इंडिया वाली साइड पे, अपनी सारी मेहनत लगा दी, जो कि 1658 AD से 1681 AD तक का टाइम पीरियड था। फिर उसने अपना जो सेकंड टाइम जो था अपने लाइफ स्पैन जो हिस्सा था, लाइफ का जो पार्ट था, वो उसने सॉर्दर्न इंडिया वाली साइड पे यानी जनूबी इंडिया की जो साइड थी उसमें लगा दिया था, जिसमें डिक्कन वगैरह के जो हैं वो सूबे आते थे। और ये टाइम पीरियड बनता है 1682 से 1707 AD तक। लास्ट अपना जो पार्ट था वो भी सॉर्दर्न इंडिया में उसका गुजरा था। अब अकबर के दौर में ही बल्कि आपने पढ़ा था कि किंगडम बहुत ज़्यादा वसी होना शुरू हो गई थी और इसके टाइम पे आके यानी इससे जो पहले इसका फादर था शाहजहां पे मैक्सिमम जो है वो उसकी ग्रोथ हो चुकी हुई थी। तो इतने बड़ी किंगडम को जो है वो इंतज़ामी मामलात उसके देखना, मिलिट्री जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको चलाना तो थोड़ा सा मुश्किल काम था। अब हम देखते हैं कि उसने इन सारे हालात को किस तरह से फ़ेस किया। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो आपके पास इलाके आ जाते हैं उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में, असम, कूच बिहार, ये वाले एरियाज़ थे। अब जब ये सारे भाई आपस में तख्त नशीनी के लिए जंगें लड़ रहे थे, जो आपने इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लेक्चर में, उसमें उस दौरान जो बाकी बड़ी बड़ी फोर्सेस थी उनको ज़रा मौका मिला कि हम क्यों ना इनकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएं और हम कुछ इलाकों को फ़तह कर लें। तो कूच, असम, बिहार के जो थे किंग्स, उन्होंने इन एरियाज़ को कैप्चर कर लिया। अब जब औरंगज़ेब ने हुकूमत संभाली तो उसने दोबारा से इन इलाकों पे जो है वो फ़ौजी कार्रवाई करके दोबारा से अपने कब्ज़े में लिया
उसके बाद है आपके पास रिलेशंस विद राजपूत। राजपूतों के साथ इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई थी, दोस्ताना पॉलिसी थी, इन्होंने अलाइंस किया हुआ था। जब ये सारे भाई आपस में जंग लड़ रहे थे तो उस दौरान राजपूत के साथ तो इनकी थी दोस्ती। अब जब औरंगज़ेब ने हुकूमत संभाली तो उसने जो इलाका था राजपूतों का, मेवर का इलाका, वो अपने कब्ज़े में ले लिया और अपना बेटा था उसका प्रिंस अकबर। अब ये अकबर वो वाला अकबर नहीं है जो अपने इससे पहले बड़ा वो किंग था, ये औरंगज़ेब का बेटा है, इसके नाम के साथ प्रिंस उन्होंने लिखा है। प्रिंस अकबर को उसने वहाँ का जो है वो सेलेक्ट किया था हेड के, वो सारे इंतज़ामी मामला चलाएगा। उसके बेटे ने अपने बाप के साथ बगावत की, यानी प्रिंस अकबर ने औरंगज़ेब के साथ बगावत की और अपने आप को वहाँ पे जो है वो अनाउंस कर दिया कि औरंगज़ेब जो है वो खुद गया अपने बेटे के साथ लड़ने के लिए। उसने वहाँ जाके जो है वो एक बाकायदा फ़ाइट हुई, उसका बेटा वहाँ से पर्शिया भाग गया। पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, और अपनी पूरी ज़िंदगी बाकी की बाकी उसने वहीं पर गुजार दी। इस तरह से जो है वो एक दफ़ा इलाका उनके हाथ में आ गया। उसके बाद 1701 AD में दोबारा से राजपूतों ने बगावत की इसके खिलाफ, और मुसलसल फाइट्स वगैरह करते करते अभी एंड का टाइम पीरियड की बात उन्होंने शुरू में लिख दी है आपको पता समझाने के लिए। तो मतलब अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी इसके वो थे टाइम, वो भी उसने इन्हीं के साथ फ़ाइट करते करते गुजार दी, और उस दौरान ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद है इंसरेक्शन ऑफ सिख्स। अब जो सिख थे उन्होंने भी इस हालात को देखते हुए लूट मार मचाना शुरू कर दी थी पंजाब और कश्मीर के एरियाज़ में। अब रॉयल आर्मी बहुत दफ़ा उनको जो है वो मुकाबला किया, उनको शिकस्त पाश किया। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप लोग 56 पे। अब बार बार लड़ाइयों के बावजूद भी जो है सिख बाज नहीं आ रहे थे। फाइनली इन्होंने क्या किया कि सिखों का जो सबसे बड़ा सरदार था गुरु गोबिंद सिंह उसका नाम था, उसको इन्होंने जो है वो अरेस्ट कर लिया, और उसने आखिरकार फिर सरेंडर किया इनके आगे, और इस तरह से जो है वो सिखों के साथ जो ये फाइट थी उससे भी निजात मिल गई। फिर उसके बाद है रिवोल्ट ऑफ जाट्स। अब जो इंडिया में हिंदू जाट थे उन्होंने जो है वो अगर औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत की, और जो करीबी एरियाज़ थे उधर जो है वो उन्होंने कैप्चर उन्हें करना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब ने अपने ग्रैंडसन बदर बख्त को भेजा कि वो उनको जो है वो लेसन सिखाए। अब बदर बख्त गया, उसने जाके जाट्स को शिकस्त दी, बहुत बड़ी ब्लडी फाइट हुई, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, और उसके बाद ये इलाका भी इनके हिस्से में आ गया जो जो एरियाज़ जाट्स ने कवर किए हुए थे, अपने अंडर किए हुए थे। तो इस तरह से जाट्स से भी जो है वो इन्होंने निजात हासिल की। नेक्स्ट उसकी जो लाइफ स्पैन का पार्ट गुजरा है सदर्न इंडिया में, उसमें हमारे पास आ जाते हैं बेजापुर, गुलकंदा और अहमदनगर के इलाके। ये सारे जो शहर हैं, ये इलाके, ये डिकन जो उस टाइम प्रोविंस था उसके अंदर आते थे, और इन तीनों शहरों में जो है वो सीज़ थे। तो सी की वजह से वहाँ पे पोर्ट्स थी और बंदरगाहें थी, जिसकी वजह से सारी की सारी तजारत जो थी वो समुद्री रास्ते से होती थी। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट जो थे वो ये सिटीज़ कंसिडर किए जाते थे ट्रेड के हिसाब से। तो ये भी जो है एक मुसलसल प्रॉब्लम बने हुए थे मुग़ल्स के लिए, क्योंकि ये तो सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर थे, और थोड़ी सी बेहतियाती अगर होती है तो वो मुसलसल मतलब ये एरिया हाथों से भी जा सकता था, क्योंकि सेंटर से उस टाइम मुराद था कि आगरा और दिल्ली, जहाँ पर पूरी गवर्नमेंट जो है वो बैठ के पूरी हुकूमत चलाती थी। अब उससे दूर होने की वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 25 साल थे वो सारे के सारे इन्हीं एरियाज़ में स्पेंड किए। नेक्स्ट है आपके पास डिक्कन एक्सपीडिशन एंड मरहटास। अब देखते हैं कि जो है डिक्कन में जो एक लड़ाई हुई थी मरहटास के साथ, उसको किस तरह से औरंगज़ेब ने किस तरह से फेस किया। अब मरहटास जो थे वो पहले बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एक फोर्स थी, बहुत ही जाहिल थे, मतलब उनकी फ़ाइट करने का कोई इतनी ऑर्गेनाइजेशन उनमें नहीं पाई जाती थी। लेकिन एक उनको लीडर मिल गया शिवाजी, उसने क्या किया, उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया और जो मुग़ल्स के खिलाफ़ जो है वो लड़ाने पे तैयार कर लिया उसने। अब उन्होंने क्या किया, एक शिवाजी ने एक ग्रुप बना लिया मराठास के साथ, और उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो अब परेशान करना शुरू कर दिया, हमले करना शुरू कर दिए जगह जगह। और इस तरह से उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कर ली हुई थी कि उन्होंने एक बेजापुर का फोर्ट था उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब उस ज़माने में जैसे अब हमारे बॉर्डर्स होते हैं ना, उस ज़माने में फोर्ट जो होते थे, किले जो होते थे, जिसे आमतौर पे आप लोग किला बोलते हैं, वो बहुत मतलब वो एक बॉर्डर की हैसियत रखते थे, और उसमें ही सारे फौजी वगैरह खड़े होते थे। उसके दो पर्पस होते थे कि या तो जंग के दौरान वो औरतों बच्चों को उसमें सेव कर लेते थे, या फौजी वगैरह जो थे वो उसके ऊपर वाले पार्ट में जाके देख लेते थे दूर से कि कोई फ़ौज आ रही है, और वहीं से जो है वो फायर करना या जो भी एरोज़ वगैरह उस ज़माने में यूज़ होते थे वहीं से वो करना शुरू कर देते थे। तो अब फोर्ट को कब्ज़ा करना एक किस्म का बॉर्डर जो है वो कब्ज़ा करने के बराबर समझा जाता था। तो शिवाजी ने क्या किया कि बेजापुर का एक फ़ोर्ट जो था वो अपने कब्ज़े में ले लिया। अब जब इस तरह उनको खबर मिलती है तो बेजापुर का जो रूलर है वो क्या करता है कि शिवाजी को तो ज़रा वो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन उसके फादर को ना अरेस्ट कर लेता है। अब जब शिवाजी का फादर अरेस्ट होता है तो उससे फिर तवान मांगा जाता है कि आप तवान के तौर पे आपने जो हमारे किले कब्ज़े में लिए हैं वो हमें दे दें।
तो शिवाजी जो है वो 2 फोर्ट्स जो उसने कब्ज़े में किए होते हैं वो अपने बाप को बचाने के लिए तवान के तौर पे दे देता है और इस तरह से वो मतलब अपने बाप को छुड़वा लेता है। नेक्स्ट आप आ जाएँ अगले पेज पर। 1656 AD में शिवाजी जो है वो जब ये सारे भाई आपस में जंग लड़ रहे होते हैं सक्सेशन के लिए, वॉर ऑफ सक्सेशन आपने पढ़ी है इसमें, जब वो तख्तनशीनी के लिए जंगें कर रहे होते हैं तो उस दौरान शिवाजी को मौका मिलता है कि क्यों ना मैं कुछ एरियाज़ को अपने कब्ज़े में ले लूँ। वो आता है, फ़ाइट करता है, इजीली सारे एरियाज़ को अपने कब्ज़े में लेता है क्योंकि उन सबका फोकस उस टाइम हुकूमत बनाने की तरफ होता है, कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन जब औरंगज़ेब की बाकायदा हुकूमत आती है तो फिर वो इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई करता है और शिवाजी और उसका बेटा सांबाजी उसको अरेस्ट करके लाया जाता है। उस टाइम वो एग्री हो जाते हैं कि जी हाँ ठीक है, हम लोग अब मज़ीद जो है वो अनरेस्ट नहीं स्प्रेड करेंगे सब कॉन्टिनेंट में, अब हम पीसफुली जो है वो रहेंगे। कुछ वो मुआहदे भी करते हैं कि जी हमें बड़े बड़े ओहदे दिए जाएँ, वो भी औरंगज़ेब मान लेता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भाग के वो डेक्कन चला जाता है और 3 साल के बाद जो है वो 3 साल जो है वो अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करता रहता है शिवाजी। और फिर वो क्या करता है कि वो रायगढ़ का इलाका होता है उस पर कब्ज़ा कर लेता है और ऐलान करता है कि ये एरिया मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद वो एक कर्नाटका का इलाका होता है उस पर भी कब्ज़ा करता है और वहाँ पे तकरीबन 6 साल वो हुकूमत करता है और उसकी डेथ जो है वो 1680 में होती है एट द एज ऑफ 53 ईयर्स का था जब उसकी डेथ होती है। और टाइम पीरियड 1680 जो है वो डेट ऑफ डेथ है उसकी, ये भी आप अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए। अब शिवाजी जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि मराठास जो एक अनऑर्गेनाइज थे, मतलब थे वो स्ट्रॉन्ग लेकिन उनको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, बाकायदा जैसे आर्मी की ट्रेनिंग्स होती हैं उस तरह से उनको ट्रेन करने की ज़रूरत थी, जो शिवाजी ने काम किया। और फिर मराठास ने आगे चल के सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब शिवाजी के बाद जो है आता है उसका बेटा सांबाजी, जो मराठास की जो है हुकूमत उसको संभाल लेता है, उनका लीडर बन जाता है। अब क्या करता है सांबाजी कि वो जो उसके पास बाकी एरियाज़ होते हैं डेक्कन के बड़े बड़े जो सिटीज़ थे, अभी आपने इससे पहले पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी जिसमें थी बेजापुर, गुलकंदा, उनसे हेल्प लेता है। उनसे हेल्प लेने के बाद जो है वो दोबारा से इस तरह से हमले करना शुरू कर देता है। औरंगज़ेब देखता है कि जब तक मैं इन लोगों को मतलब जो वो शहर जो उसको मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, उनको अगर मैं पहले ख़त्म करूँगा तो ही मराठास की पावर को वीक किया जा सकता है, उनसे निपटा जा सकता है। तो वो क्या करता है कि पहले उन इलाकों को फ़तह करता है। उनको शिकस्त देने के बाद फिर वो जो है मराठास के साथ फ़ाइट करता है और बड़ी अच्छे तरीके से ये फ़ाइट होती है। औरंगज़ेब का एक जनरल होता है मुकर्रब खान, वो जो है वो सांबाजी को अरेस्ट कर लेता है और फिर उसको कत्ल कर देता है। सांबाजी की डेथ के बाद उसका जो सुतेला भाई होता है राजा राम, उसका नाम होता है, वो पावर संभाल लेता है। औरंगज़ेब जो है वो दोबारा से ऑर्डर करता है मराठास पे अटैक करने के लिए। रायगढ़ का इलाका होता है जहाँ पे ये मतलब फाइट हो रही होती है, वहाँ से जो राजा राम है वो भाग जाता है। आर्मी ये जो औरंगज़ेब की आर्मी होती है वो दोबारा से इस पूरे एरिए पे कब्ज़ा कर लेती है और राजा राम उसी दौरान जो है वो मारा जाता है। अब राजा राम की डेथ के बाद, राजा राम कौन था? सांबाजी का स्टेप ब्रदर। सांबाजी कौन था? शिवाजी का बेटा। आपने नाम बोलने नहीं है, ठीक है। शिवाजी था सबसे पहले, उसके बाद उसका बेटा सांबाजी, सांबाजी का स्टेप ब्रदर राजा राम। अब राजा राम की डेथ के बाद आ जाती हैं उसकी बेवा ताराबाई। अब ताराबाई जो है वो हुकूमत संभाल लेती है। वो औरंगज़ेब को एक लेटर लिखती है कि आप मेरे साथ मतलब हम पीसफुल कोई कमिटमेंट कर लेते हैं तो हम दोनों जंगी मतलब आपस में ना करें। लेकिन औरंगज़ेब अब नहीं मानता, अब वो उस पर हमला करता है इलाके पर। 1795 AD में वो इसको शिकस्त देने के बाद इस पूरे एरिया को अपने कब्ज़े में कर लेता है। पेज पर आ जाए, आपके पास अगला टॉपिक है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की जो मजहबी थी प्लानिंग वो किस तरह से थी। अब क्योंकि ये बाकी सब किंग्स के मुकाबले में थोड़ा रिलीजियस था तो इसने पहला काम क्या किया कि रॉयल कोर्ट में जो म्यूज़िक की महफिलें होती थी उन सब पे इसने बैन कर दिया कि आज के बाद जो है वो कोर्ट में किसी किस्म का कोई म्यूज़िक नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा एक टैक्स जिजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था और उससे पहले भी लिया जाता रहा था, वो उसने दोबारा से अप्लाई कर दिया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा जितने भी करप्ट ऑफिशल्स थे जो करप्शन करते थे, किसी भी तरह से बेईमानी के किसी काम में मुलव्वस है, उनको उसने जो है वो नौकरी से निकाल दिया। इसके अलावा उसने अल्कोहल, शराब और जो हराम चीज़ें होती हैं इस्लाम में उन पर पाबंदी लगा दी कि सरेआम मतलब इस तरह से उनकी सेल वगैरह नहीं की जाएगी। और इसके अलावा उसने एक और रवाज होता था, अकबर के दौर से चलता आ रहा था कि किंग जो है वो एक विंडो में आके खड़े होते थे और सारे अवाम नीचे से आके मतलब उनको देखती थी। और ये इस तरह ये जो कस्टम था, ये रवाज था, ये इसने ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। इसके अलावा उसने औरतों को पाबंदी लगा दी कि वो मज़ारात पर नहीं जाएंगी। इसके अलावा उसने एक और ओहदा बनाया ओम्बड्समैन का। ओम्बड्समैन क्या करते थे कि वो एक खुफिया कह लें इदारा, जैसे हमारे ISA का इदारा काम करता है,
वो खुफिया तरीके से हमारे जैसे कपड़ों में जो है मलबूस होकर वो हमारे अंदर चेकिंग वगैरह कर रहे होते थे, कोई मशकूक शख्स तो नहीं है। इसी तरह से एम्बेसडमेंट क्या करते थे कि वो आम गेटअप में जाके लोगों को देखते थे कि क्या लोग किसी किस्म की कोई बेईमानी में या गैर इस्लामी काम में तो नहीं मुलव्वस, तो वो उनको जाके वहाँ पर मतलब उनको मोनीटर करते थे, उनका काम ये था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रिलीजियस पॉलिसीज़ शो करती हैं कि औरंगज़ेब को इस्लाम से लगाव था और वो खुद भी ज़ाती तौर पर एक रिलीजियस पर्सन था। नेक्स्ट देखिए आपके पास है स्टेटस ऑफ औरंगज़ेब इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, इसलिए आपने इसको ज़रा गौर से सुनना है। अब हम देखते हैं कि औरंगज़ेब का क्या मकाम था सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। सबसे पहले इसमें पूरा उसका कह लें खुलासा दे दिया है, जितना आपने पूरा अभी पढ़ा है। अर्ली लाइफ के बारे में पहले बताया कि बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, फेथफुल था, बहुत ही ज़्यादा दीनी बच्चा था और उसके अलावा हार्ड वर्किंग बहुत था, ड्यूटीफुल था, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करने वाला पर्सन था। उसने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नॉलेज वो रखता था। इसके अलावा इस्लामिक साइंसेस के जो सब्जेक्ट थे उसमें बड़ा उसका डीप नॉलेज था। इसके अलावा उसने जो है वो बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स को इकट्ठा किया और हनफी जूरिस्प्रूडेंस पे हनफिया जो था उसके जो जितनी भी तालीमात थी उनके लिए एक बुक उसने जो है कंपाइल करवाने का ऑर्डर दिया और उस बुक को ही उसने अपना जो है वो एक जैसा आइन होता है जो का जिसमें कवानीन होते हैं सारे, इसके मुताबिक कंट्री रन करती है, उसने वो हनफी जो मसलक का उसने वो बनाया था, पूरा एक बुक जो है वो एनालाइज करवाई थी, उससे वो फिर उसने अपनी गवर्नमेंट का वो आइन बना लिया, उसके मुताबिक वो सारे फैसले करता था। इसके अलावा जो है इंतज़ामी मामलात की तरफ अगर हम देखें तो उसने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उसने चलाई और उसको लगता था कि किंगशिप जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है, जिसको जो है वो हर किंग अल्लाह ताला के आगे जवाब भी होगा कि उसने आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचाया, कितना नुकसान। तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हैं, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमने पूरी तरह से आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इसको सर्व करना है। तो ये चीज़ जो थी वो उसकी बहुत अच्छी थी और वाकई वो इंसाफ पसंद भी था, अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से परफॉर्म करता था इसी बात की वजह से। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देखें, वो इंसाफ के मामले में भी बहुत ज़्यादा मतलब वो था, इंसाफ पसंद था। जो भी मतलब जिनके लोगों के साथ जुल्म हो रहा होता था या कोई भी शख्स बड़ा आज़ादी के साथ उसके कोर्ट में आ जाता था, कोई किसी किस्म की कोई उसे रुकावट महसूस नहीं करनी पड़ती थी। आमतौर पर यही रूल होता है कि आपने कोई बात किंग तक पहुंचानी है तो पहले आप उसके दरबारियों के किसी शख्स से आप बात करते हैं, वो आगे लेके जाता है बात, फिर उसके बाद जैसे अभी हमारे यहाँ पे होता है, पाकिस्तान में भी आप देख लें, आप डायरेक्ट तो नहीं ना कोई बात किसी भी पीएम के पास लेके जा सकते हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है। लेकिन उसने क्या किया था अपने ज़माने में, एक आज़ादी दी हुई थी लोगों को कि जो शख्स भी आके अपना इंसाफ तलब करना चाहता है वो आज़ादाना तौर पर आ सकता है। अब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल लाइफ उसने स्पेंड की थी। वो जो है वो कौमी ख़जाने से वो 1 रुपया भी नहीं लेता था। इसने अपना जो गुज़र बसर था वो अपने हाथ से वो कुरान पाक लिखता था, टोपियाँ सीता था और इसके ज़रिए से उसका गुजारा होता था। प्लस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं सब कॉन्टिनेंट के, इनका नाम बहुत नुमाया है शाह वली अल्लाह के अलावा, तो इनकी तालीमात पे वो अमल करता था और उनकी तालीमात को इसने अपने मुल्क में नाफिज़ भी करवाया था। और अगर हम आर्किटेक्चर का देखें तो आर्किटेक्चर में तो ज़्यादा पहले नंबर पे नाम तो आता है शाहजहां का, इसके बाप का, लेकिन इसने भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई थी जो मतलब काबिल दीद हैं, जिसमें से एक पर्ल मॉस्क है जिसको मोती मस्जिद कहा जाता है, वो इसने तमीर करवाई थी दिल्ली में। और इसके अलावा बादशाही मॉस्क जो लाहौर में है वो भी इसी ने तमीर करवाई थी। फिर ओम्बड्समैन का जो काम था कि वो जो है लोगों को जाके दीनी तालीम देते थे, लोगों पे नज़र रखते थे कि क्या वो सारे काम सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं या नहीं। फिर उसका जो है वो एंड में बताया गया है कि वो एक बॉर्न सोल्जर था, मतलब पैदाइशी तौर पे उसके अंदर ऐसी सलाहियतें पाई जाती थी कि वो एक लीडर था, सोल्जर था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बचपन से ही ड्यूटीफुल था, ब्रेव था, इंटेलिजेंट था, हर तरह से जो है वो उसको के अंदर सलाहियतें पाई जाती थी। उसने उज़्बेक्स के साथ, जाट, सिख, राजपूत, मराठास के साथ जो थी जो जंगें लड़ी थी और उनको सप्रेस किया था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके दौर की। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सारे मुगल्स में से कंपेयर करते हैं जस्टिस के हिसाब से, ब्रेवरी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे बेहतरीन किंग जो था वो सब मुग़ल एम्परर्स में औरंगज़ेब आलमगीर ही था। औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ हुई थी 1707 AD में। 90 ईयर्स का था जब उसकी डेथ हुई और उसने तकरीबन 50 साल हुकूमत की थी। आपने ये लास्ट लाइन पे अंडरलाइन करनी है MCQs के लिए, ठीक है। आपने उसकी डेट ऑफ डेथ, कितनी एज में उसकी डेथ हुई थी और कितने साल उसने हुकूमत की थी, ये आपने अंडरलाइन करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का आंसर मार्क करेंगे। आपने जो भी औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ रहा है 9। इससे पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आपने 5 क्वेश्चंस तक किया, फिर 6 आपको सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, ये आपने नहीं किया।
7th 1 मार्क किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, और 8 1 भी अब आपने क्रॉस करना है। 9th 1 से अब आप देखें आपका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में थे, आपने 6 और 8 जो है वो क्रॉस किए हैं जस्ट, बाकी सारे के सारे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। एनालाइज द स्टेटस ऑफ औरंगजेब इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट बरसगीर की हिस्ट्री में औरंगजेब का क्या मकाम था उसके बारे में आपने बताना है। आप लोग आ जाएं पेज नंबर 58 पे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मार्क करने लगे हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है स्टेटस ऑफ औरंगजेब इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पूरी हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे स्टार्टिंग से लेके औरंगजेब से विर्चुअस पर्सन तक पहले आपने लिखना है। फिर आप अगले पैराग्राफ से लिखेंगे औरंगजेब पेड फुल अटेंशन से लेके फ्रॉम गॉड तक। ये दरमियान से लाइन आपने एंड कर दी है। वैसे ये लाइन लॉन्ग है, आगे तक जा रही है, लेकिन आपने गॉड तक इसको फुल स्टॉप कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपने ही वॉज टू कॉशियस। अब कुछ बुक्स में ये नेक्स्ट पेज पे नहीं होगा, हो सकता है ये इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हो या इससे प्रीवियस पेज पे ही हो, तो आपको इसलिए मैं बोल के बता रही हूँ, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ही वॉज टू कॉशियस यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, फिर वेरी सिंपल लाइफ तक, फिर औरंगजेब वॉज अ फॉलोअर से लेके अंडर हिज इन्फ्लुएंस तक, फिर औरंगजेब हैड अ ग्रेट पैशन से लेके पीपल गाइड पीपल इन लाहौर वॉज आल्सो बिल्ट बाय हिम यहाँ तक, फिर औरंगजेब वॉज अ बॉर्न सोल्जर से लेके एंड तक 50 ईयर्स तक। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का। ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और आपने इसको लर्न भी करना है।